हर हर महादेव। जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या सारे प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के, और मैनेजमेंट के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी प्रकार से आज हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला शब्द प्रिंसिपल्स आता है। सो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखिए, प्रिंसिपल्स आर लाइक कोड टू बी फॉलोड फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल एक प्रकार से कोड होता है जिसकी मदद से आप अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। सो एक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स का होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। हेनरी फयोल यह बताते हैं कि दिस कोड इज इंडिस्पेंसिबल, बी इट अ केस ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इन एवरी कंसर्न देयर मस्ट बी प्रिंसिपल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हर एक प्रकार के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन सब में मैनेजमेंट को अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने पड़ते हैं और उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल से रिलेटेड होते हैं, जो उनके कोड होते हैं, जिनके बेसिस पे आप एक मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को बयां कर सकते हैं। चाहे वह कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रिंसिपल्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। फॉलोइंग आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फयोल ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं, लेकिन मैंने उसमें से कुछ प्रमुख प्रिंसिपल्स को आपके सामने में रखा है जो मेरे अकॉर्डिंगली आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सो फॉलोइंग आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने जो यह स्क्वायर बनाया है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट। यह इंडिविजुअल्स हैं जो हर एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, और यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए मैं यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन हटा देता हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट रखता हूँ। सो मैनेजमेंट हर एक डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज़ असाइन करता है। इसको असाइन करने के पीछे कारण है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन का होना बेहद ज़रूरी है। और स्पेशलाइजेशन हज़ारों कामों में नहीं हो सकता है, कुछ लिमिटेड काम में हो सकता है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क हमें देखने को मिलता है। फ़र्क इतना है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क उस प्रकार से काम नहीं करता जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। एक हद तक आप बोल सकते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डिवीज़न ऑफ वर्क एग्जिस्ट करता है, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हद तक नहीं एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे policybazaar.com। जब policybazaar.com ने स्टार्ट किया था, तब कई सारे डिपार्टमेंट के हेड वह एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहे थे जो सबऑर्डिनेट्स को परफॉर्म करने चाहिए। कई बार उनके द्वारा कॉल किया जा रहा था, क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग फिक्स की जा रही थी, और उन्हें इंश्योरेंस सेल किया जा रहा था। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है, वहाँ पर स्पेशलाइजेशन एक हाई लेवल पर हो पाना मुश्किल है। ज़्यादातर एम्प्लॉय को ज़्यादातर काम को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तब उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट को
स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ असाइन किए जाते हैं जिसके बेसिस पे उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है अपने सुपीरियर्स को। और यह जो वर्क है, जो डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। उनके कैपेसिटी को देखते हुए, एबिलिटी को देखते हुए, एप्टीट्यूड को देखते हुए डिवीजन ऑफ वर्क को किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति है जिन्होंने टाई पहन रखा है, ठीक है, और 3 और व्यक्ति हैं जो उनके अंडर आते हैं, यानी सबॉर्डिनेट्स होंगे, यह सुपीरियर होंगे। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन यहाँ पे कैसे बनता है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरल भाषा में समझाया जाए तो हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस टास्क को परफॉर्म करके उसके आउटपुट को अपने सुपीरियर्स के साथ में शेयर करे। सो हर एक व्यक्ति कई सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और इनके द्वारा परफॉर्म किए गए एक्टिविटीज़ के लिए यह व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑथोरिटी को समझा जाए तो वह सुपीरियर जो ऑथोरिटी है, जिसके पास रिपोर्ट्स जा रही हैं हर एक इंडिविजुअल के थ्रू, और क्योंकि यह भी रिस्पॉन्सिबल है अपने सुपीरियर को, तो यह एक चेन बनता चला जाता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी मैनेजमेंट का। अगला है डिसिप्लिन। द रिक्विजिट ऑफ डिसिप्लिन आर गुड सुपरविजन, clear and fair agreements on code of conduct, judicious application of reward and punishment. So डिसिप्लिन के क्या रिक्विजिट हैं? सबसे पहले है गुड सुपरविजन। सबसे पहला है गुड सुपरविजन। एक सुपरवाइज़र और एक सबॉर्डिनेट के बीच जो रिलेशन होता है और उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा जो आउटपुट निकाला जाता है वो बेहद महत्वपूर्ण है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पर जो सुपरवाइज़र सबॉर्डिनेट से कार्य करवा पाता है, जो वर्क उसे असाइन किया गया होता है, और उस वर्क से जो वह आउटपुट निकाल के देता है, जो एफिशिएंसी वह दिखाता है, वो बेहतर सुपरविजन को एक ऑर्गेनाइजेशन में दिखाता है। तो अगर सुपरवाइज़र्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, और कोई सुपरवाइज़र अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट कर रहा है कि देखिए मैं ज़्यादा एफिशिएंट था, इस बार 90% जो लीड्स थी उस पर काम किया गया, 10% वेस्टेज हुआ है हमारे रिसोर्सेस में, प्रोडक्शन में, तो यह क्या दिखाता है? बेहतर सुपरविजन को। गुड सुपरविजन का एग्जिस्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। अगला है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स ऑन कोड्स ऑफ कंडक्ट। हर एक एम्प्लॉय स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बाध्य होता है। सो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि किसको क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कब परफॉर्म करनी है, उससे किस प्रकार का आउटपुट निकाल के देना है। यह हर एक चीज़ एक एग्रीमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है और यह एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बनता है। सो एक एग्रीमेंट जिसमें क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए ऑन कोड्स ऑफ कंडक्ट, यह ज़रूरी है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पर। तीसरा है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन लीगली भी उतना ही ज़्यादा बाध्य होता है जितना वो नॉन लीगली होता है। अगर आप किसी से कार्य करवा रहे हैं तो आपको उसे रेम्यूनरेशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए लाइबल होते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए लाइबल होता है। तो जो रिवॉर्ड्स होते हैं उसको डिफ़ाइन करना एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है, एज वेल एज कई ऐसे एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके लिए पनिशमेंट्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट का होना बेहद ज़रूरी है। सो जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, गुड सुपरविजन, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स ऑन कोड ऑफ कंडक्ट,
यह डिसिप्लिन के हिस्से हैं, और विदाउट डिसिप्लिन आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। चौथा पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। इसको बेहतर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जो गलत है, ठीक है, ताकि आप इसे समझ सके। यहाँ पे 2 सुपरवाइज़र हैं और 5 सबऑर्डिनेट हैं। यह सुपरवाइज़र, इसका भी सुपरवाइज़र है, इसका भी सुपरवाइज़र है, यह भी इसके अंदर में सबऑर्डिनेट है, यह भी है, यह भी है। अब वैसे ही इस सुपरवाइज़र के अंदर में ये 5 सबऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ भी आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 जगह से आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, 2 आपकी ऑथोरिटी है। इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे और आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का होना ज़रूरी है। एक सुपरवाइज़र से उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स को जो है एक्टिविटीज़ या फिर उसके द्वारा रिपोर्टिंग वो की जानी चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है, जिस भी तरह का टास्क उसे दिया जाता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ रिस्पॉन्सिबल एक ही व्यक्ति को होना चाहिए, एक सुपीरियर को, बजाय कई सारे सुपीरियर्स, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ने की जगह घट जाए। अगला पॉइंट है रेम्यूनरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। 2 पिक्चर्स हैं, शायद आपको उतना क्लियर ना नज़र आ रहा हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेम्यूनरेशन के लिए मैंने पैसा बनाया, डॉलर का साइन है, और यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया। डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो नर्वस है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन अवार्ड, रेम्यूनरेशंस जो एक व्यक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क परफॉर्म किया जाता है उसके बेसिस पे, उसके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो उसे अवार्ड दिया जाता है, वो एक मनी के टर्म में हो सकता है, उसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। सो रेम्यूनरेशन का मिलना ज़रूरी है। रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए वह भी पहले ही बताना, एग्रीमेंट में लिखा होना ज़रूरी है कि अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको हर महीने आपके इस एक्सपीरियंस और जो भी आपके द्वारा डेटा एग्जिबिट किया गया है उसकी बेसिस पे आपको 45,000 रुपीज़ पर मंथ मिलना ज़रूरी है, अनिवार्य है, और यह आपको मिलेगा। अगर एक बार यह एग्रीमेंट में लिख दिया गया है तो उसके बेसिस पे आपको यह पे करना पड़ेगा। सो रेम्यूनरेशन का होना बेहद ज़रूरी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, देखिए एक व्यक्ति है जिसको आप 6 महीने के लिए रख रहे हैं और वो 6 महीने के लिए किसी का सुपीरियर है, उसके नीचे में 5 सबऑर्डिनेट है, और एक व्यक्ति है जिसको आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में अगले 30 साल तक उसके लिए अलग अलग हायरार्कीज़ रखी हैं, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ रखे हैं। वो आगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल और सर्व कर सकता है। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति 6 महीने काम करेगा वो ना अपने सबऑर्डिनेट के साथ उतना अटैच होना चाहेगा, ना उससे आप वैसा परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे जैसा परफॉर्मेंस आपको चाहिए। सो ओवरऑल टेन्योर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर में। अगर आपका टेन्योरिटी स्टेबल है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 15 साल, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने टेन्योर डिसाइड किया है एक व्यक्ति का, एक एम्प्लॉय का, तब उसके द्वारा जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जिस प्रकार से काम करवाते हैं 5-6 महीने, 7 महीने। तो टेन्योर होना ज़रूरी है। टेन्योर तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, कैसा भी हो सकता है, लेकिन उस पर स्टेबिलिटी यह एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। तो कुल 5 पॉइंट यहाँ पे हमने समझे हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, रेम्यूनरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे मैनेजमेंट के। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आपका कोई भी फीडबैक रहा हो इस वीडियो में ज़रूर आप नीचे में बताएं। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आशा करता हूं कि आप कोई ना कोई फीडबैक अपनी तरफ से प्रदान करेंगे अगर आपको लगता है, ताकि मैं अगले बार जब भी कंटेंट लाऊं तो मैं और बेहतर लाने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।